एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जनरली क्या है, अगर हम मनोविज्ञान को देखें तो सीधे सीधे दिमाग में जो पहली बात आती है वो आती है कि ये मन का विज्ञान है ना। और जनरली मिसकंसेप्शन भी है लोगों के माइंड में कि मन में क्या चल रहा है वो बता सकता है एक मनोवैज्ञानिक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और यहाँ पे हमें जितने काम की ज़रूरत है उसको पढ़ेंगे और फिर आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो वर्ड आया वो 17वीं शताब्दी में आया। 17वीं शताब्दी में लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर के बना। लैटिन भाषा के कौन से शब्द? साइक एंड लोगोस। साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि अगर हम शब्दार्थ में चलें तो शब्दार्थ में सिर्फ ये देख सकते हैं कि आत्मा का जो अध्ययन है वो साइकोलॉजी है। ये इनिशियल जब साइकोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे जो मिसकंसेप्शन थे वो इसी तरीके थे। और 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है जी। कौन कौन से? तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, ये उन्हीं लोगों का टाइम था, तो उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर इसके बाद 16वीं शताब्दी के ही उत्तरार्ध, यानी कि जब 16वीं शताब्दी खत्म हो रही थी तो आत्मा का अध्ययन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। वो इसलिए भी खत्म हो गया क्योंकि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था कि आत्मा है क्या, है ना। तो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर 17वीं शताब्दी के इनिशियल में स्टार्ट हुआ। इटली के पोम्पनोजी एंड थॉसरिड ने इसे फिर मन का विज्ञान माना, जो कि बहुत देर तक चलता रहा है। अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूजन में इसको मन का विज्ञान मान लेते हैं, लेकिन ये भी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, ये भी खत्म हो गया कि नहीं, ये मन का विज्ञान भी नहीं है। तो बात आती है फिर कि फिर क्या था, क्या है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है क्या? तो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्सली टिचनर एवं वाइफ्स, ये जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, इन्होंने एक नई परिभाषा दी और जिसमें कहा कि चेतना का विज्ञान जो है वो है मनोविज्ञान। तो तीन बातें निकल करके आई कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। लेकिन 19वीं शताब्दी के लास्ट तक ये जो चेतना का विज्ञान मानने वाला कॉन्सेप्ट था ये भी क्या है, वो खत्म हो गया। तो फिर आखिर में मनोविज्ञान है क्या, है ना। तो यहाँ हमने देखा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि चेतना का विज्ञान जब इसे माना गया तो इस पे ज़्यादा फिलोसफर, ज़्यादा जो दार्शनिक थे वो लोग एग्री थे कि हाँ ये चेतना का ही विज्ञान है। लेकिन अभी परिभाषा आनी बाकी थी और 20वीं शताब्दी के इनिशियली जब 20वीं शताब्दी शुरू हुआ उस टाइम पे फिर से एक बार साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया। तो अब बात आती है मनोविज्ञान के परिभाषा की, जो 20वीं शताब्दी में रहा। तो 20वीं शताब्दी में हुआ क्या कि इनिशियली विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर, ये 19वीं सदी के में ही हुआ ऐसा, है ना, कि 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो लिप्जिंग शहर में था जर्मनी के। तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और उसी कालांतर में फिर आगे चल करके और 1915 में सेन गुप्ता ने कोलकाता, जो भारत में है, तो कोलकाता में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और देखा जाने लगा कि वास्तव में जो मनोविज्ञान है वो किस तरह का विज्ञान है ना। तो फिर विलियम वुंट के प्रयोगात्मक, अच्छा एक चीज़ और बात आई यहाँ पे कि विलियम वुंट जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को, कि जो लेबोरेटरी में या जिसको हम प्रूफ कर पाते हैं, ऐसे साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो माने गए हैं विलियम वुंट। फिर से
चीज़ें बदलती हैं और 20वीं शताब्दी में, जब 20वीं शताब्दी यानी कि जस्ट इससे पिछले वाली जो शताब्दी थी 1900 से लेकर के और 2000 तक की, तो उसमें मनोविज्ञान में काफ़ी रिसर्च हुआ और तब ये देखा गया कि मनोविज्ञान जो है वो वास्तव में क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। और अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं तो या फिर जब किसी के व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तभी हम उसको लेकर के और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वास्तव में अगर सच में देखें तो जो पहले के जो सारे परिभाषा थे वो गौण रहे और जो व्यवहार का विज्ञान वाला परिभाषा है वही आज तक चल रहा है। और इसको मानने वालों में जो मेन फिलोसोफर रहे, जो मनोवैज्ञानिक रहे, वो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडॉगल एंड थॉर्नाइड जो है वो प्रमुख वैज्ञानिक रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो और फिर इनका जो प्रयोग है वो इम्पॉर्टेंट रूप से हमें पढ़ने को मिलता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी तक हमने पढ़ा मनोविज्ञान क्या होता है, अब है शिक्षा मनोविज्ञान जो कि हमारा टॉपिक है, उसको समझते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 1900 ईस्वी में मानी जाती है, यानी कि जब व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा मनोविज्ञान को, ठीक उसी समय पे शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो भी स्टार्ट हुआ। और 1920 में जो थॉर्नडाइक, टर्मन, प्रोबेल, हर्बल, ये जो फिलोसोफर थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, इन लोगों ने मिल करके और इसे एक स्थापित रूप प्रदान किया, यानी कि मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में। अगर स्थापित कब हुआ शिक्षा मनोविज्ञान, तो हम कह सकते हैं कि ये 1920 में हुआ। इसके बाद से थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यानी कि अगर सवाल आ जाए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम कौन सा है, तो थॉर्नडाइक को हम लोग कह सकते हैं। थॉर्नडाइक के बहुत सारी संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट जो है वो मनोविज्ञान में बहुत ही विशेष रूप से पढ़ाई जाती हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात जो है वो रूसो ने किया था कि उसमें कैसे साइकोलॉजी और बाकी जो तमाम विज्ञान जो है वो किस तरीके से प्रभावित करता है शिक्षा मनोविज्ञान को। तो ये तो रहा कि कब स्टार्ट हुआ। और अगर हम सिर्फ परिभाषा के टर्म्स में बात करें तो मनोविज्ञान जो शिक्षा को प्रभावित करता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन अलग अलग जो फिलोसोफर हैं, अलग अलग शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, उन लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जो हम अभी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। तो रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इसको आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ एक लाइन को देखें तो वास्तव में क्या है कि बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है। यानी कि जब एक स्टूडेंट आता है पढ़ाने के लिए और शिक्षक को उसको पढ़ाना होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम पुस्तक पहले खरीदते हैं तो उसको पलट करके देखते हैं कि उसमें क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं या किस तरह के उस पर प्रिंट है, क्या उसकी लेंथ है, चैप्टर कैसे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हम पुस्तक की देखते हैं ठीक वैसे ही हमें एक जब बालक आता है, जब बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो उसको समझना होगा कि उस बालक किस बैकग्राउंड से है, उसके समझने की क्षमताएं कितनी है, वो किस तरीके से समझ सकता है। फिर जिस तरीके से वो समझ सकता है उसी तरीके से उसके लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करने, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी साइकोलॉजिकल लेवल को समझना कि वो किस लेवल पे जा कर के और समझना चाहता है ना। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल किताबों की तरीके से हमें केयर करना है बच्चों की, और तब हम उसे कुछ सिखा सकते हैं। फिर फ्रॉबेल जो है उन्होंने भी डेफिनेशन दिया। तो फ्रॉबेल ने ये कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है।
बिल्कुल, जैसे हम जाने अनजाने, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्लासरूम में बैठ करके जो पाते हैं वही शिक्षा है। हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी, हमारे वातावरण, हमारे परिवेश से जो भी हमें इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हम गेन करते हैं, वो भी इस तरीके से, एक तरीके से शिक्षा है। हाँ, ये जरूर है कि वो कई बार ऑर्गेनाइज होता है और कई बार ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और जनरल डेफिनेशन में हम लोग जो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है और उसी की मजबूती को हम लोग शिक्षा कह लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत पग पग पे जो भी हम सीखते हैं, जो भी एक बालक सीखता है, वह शिक्षा है। और एक पूरा प्रोसेस है जो चलते रहता है। जैसे कुछ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आपने को कुछ इनपुट मिला, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन से में से हमने अपने काम की बातें रखी और जो काम का नहीं था उसको छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस है, एक चलता रहता है। फिर स्किनर की बात आती है, तो स्किनर ने जो डिफाइन किया कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी कि जब तक साइकोलॉजी को नहीं समझा जाएगा, जब तक मनोविज्ञान को नहीं समझा जाएगा, यानी कि मनोविज्ञान मतलब क्या, व्यवहार का विज्ञान। तो जब तक किसी स्टूडेंट के व्यवहार को नहीं समझा जा सकता है, पूरी क्लास में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ बच्चों के पूरी क्लास के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप अच्छी शिक्षा किसी को नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 डेफिनेशन है, वो तमाम डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेन डेफिनेशन जो है वो ये हैं। इनको आप दिमाग में रख सकते हैं। और एक अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें अलग अलग डेफिनेशन जो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा के ऊपर है वो बताऊंगा। तो अभी इतना समझते, फिर आगे देखते हैं और जो पॉइंट्स हैं वो। अब एजुकेशन को अगर थोड़ा सा वर्ड पे जाएं तो एजुकेशन जो है वो एजुकेटम वर्ड से बना है, और एजुकेटम में से हम ई अलग कर लेते हैं और जो ड्यूको है ये है ना। तो एजुकेशन में तो अंतर से बाहर निकालना को हम एजुकेशन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जो उसकी अंतर्निहित स्किल्स हैं उनको बाहर, जो कभी बाहर नहीं आए उनको बाहर निकालना, यानी कि किसी व्यक्ति के, किसी स्टूडेंट के अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालना ही एजुकेशन है। ये भी एक परिभाषा है जो कि शब्द के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है और कैसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को समझ करके और हम लोग उसे एजुकेशन में ला सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पे अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या नेचर होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो यह वैज्ञानिक है और यह नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यानी कि यह जो मनोवैज्ञानिक है वो एक रूल्स बनाते हैं तथ्यों के आधार पे, फैक्ट चेक्स के आधार पे, और तब हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और उनको सम्मानित करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये वैज्ञानिक तरीके से तथ्यपरक है और विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद यह मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो स्टूडेंट में क्या कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो रहा है, कुछ आप पढ़ा रहे हैं तो उससे वो एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, उस चीज़ को लर्न कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ऐसे तमाम जो है वो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव हैं वो भी परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोवैज्ञानिक कारकों का भी इस्तेमाल करता है और उनके प्रभाव का अध्ययन भी करता है। यह अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से संबंधित है। अगर इतिहास की जनरली बात ना करें तो भी वर्तमान में क्या चल रहा है या फिर टेक्नोलॉजी किधर जा रही है, लिटरेचर में क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों पर भी क्या है, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारी जो तमाम क से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनका भी अध्ययन जो है वो रहता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और ये छात्रों को ये छूट देता है कि वो इस चीज़ को पूछें, वो बार बार सवाल कर पाएँ कि ये कोई अमुक घटना है तो क्यों है, क्या है, उसकी प्रकृति क्या है।
इसके बाद इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सली अप्लाइड होता है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का रूल यहाँ अप्लाई होता है वो दूसरी जगह नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होता तो हर कुछ दूर पे हर गांव में अलग अलग तरीके की साइकोलॉजी पढ़ानी पड़ती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो पूरे इंडिया के लिए आप एक ही तरह की साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स या थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल्स भी लगभग सेम होते हैं। तो ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि जो ट्रुथ है वो है, जैसा कि, और ये कब होता है? ये सिर्फ तभी होता है जब कोई भी चीज़ वैज्ञानिक पद्धति से आ रही होती है और इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। अब यहाँ भविष्यवाणी को समझना जरूरी है। भविष्यवाणी से तात्पर्य ऐसा नहीं कि कहीं बिजली गिर जाएगी, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा, या कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, किस हद तक अगर आप शिक्षा का ही ये असर है कि मौसम के अगर हम प्रेडिक्शंस देते हैं या कहीं कोई घटना हो रही है तो ये फिर दोबारा कब हो सकती है, या फिर कोई स्टूडेंट के लाइफ की ही बात करें तो एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ रहा है तो आगे वो सफल होगा, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। ये भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। तो भविष्यवाणी का जो यहाँ तात्पर्य है वो बड़ा ही व्यापक है। इसको आप अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। यहाँ भविष्यवाणी से हम बिल्कुल तात्पर्य ये है कि कोई अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट होगा और वो एक गिवन टाइम फ्रेम में होगा। तो इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसकी मोटा मोटी जो बातें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, चाहे अधिगम पढ़ेंगे, फिर अधिगम के बाद बुद्धि लब्धि, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अलग अलग जो साइकोलॉजी के साइंटिस्ट रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, उनके बारे में भी पढ़ते चलेंगे और उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए, जो उनके थ्योरी थे, उनको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें हौसला देंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।